आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जो दिखाई नहीं देता, पर जिसके वजन के बिना शायद ब्रह्मांड वैसा ही होता ही नहीं जैसा वो है। मेरा मतलब है डार्क मैटर। हमारे पास डार्क मैटर, ब्रह्मांड का अदृश्य रहस्य से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है इस अनदेखी चीज के बारे में जरूरी बातें समझना। ये न रोशनी छोड़ती है न सोखती है, फिर भी ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी से बना है। तो चलिए इस कॉस्मिक जासूसी कहानी को शुरू करते हैं। पहला सुराग कहाँ से मिला? ये आइडिया आया कहाँ से? इन दस्तावेजों के हिसाब से कहानी 1930 के दशक में शुरू होती है। फ्रिट्ज ज़्विकी नाम के एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कोमा क्लस्टर की आकाशगंगाओं को देखा और पाया कि वो बहुत तेज घूम रही थी। इतनी तेज कि जितना पदार्थ उनमें दिख रहा था उसके गुरुत्वाकर्षण से तो उन्हें कब का बिखर जाना चाहिए था, पर वो एक साथ बंधी हुई थी। बिल्कुल। ये वाकई चौंकाने वाली बात थी उस समय, है ना? हाँ, तो ज़्विकी ने ही अंदाजा लगाया कि जरूर कोई अनदेखा अतिरिक्त वजन है जो इन्हें थामे हुए है, और उन्होंने ही इसे नाम दिया डंकेल मैटेरिया, मतलब जर्मन में डार्क मैटर। अच्छा। हाँ, ये पहला मजबूत इशारा था कि ब्रह्मांड में सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं, कुछ और भी है जिसका गुरुत्वाकर्षण असर कर रहा है। और फिर ये मामला और पुख्ता हुआ 70 के दशक में वेरा रूबिन और केंट फोर्ड के काम से। सही कहा, बिल्कुल सही। उन्होंने एंड्रोमेडा जैसी स्पाइरल आकाशगंगाओं को देखा। हाँ। और उन्होंने पाया कि जो तारे आकाशगंगा के बाहरी किनारों पर हैं वो भी लगभग उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितने कि केंद्र के पास वाले। ये तो हमारे सोलर सिस्टम से एकदम उल्टा है। वहां तो बाहरी ग्रह धीमे घूमते हैं। हाँ बिल्कुल, न्यूटन के नियमों के हिसाब से तो ये एकदम अटपटा था। जैसे आपने कहा, बाहरी ग्रहों को धीमा होना चाहिए, तो उनका तेज घूमना साफ बता रहा था कि वहां एक बहुत बड़ा अदृश्य हेलो है। हेलो मतलब आभा मंडल जैसा कुछ। तो ये पहेली और गहरी हो गई। अगर ये चीज है तो आखिर है क्या? इन स्रोतों में लिखा है कि हम इसे सीधे देख नहीं सकते क्योंकि ये रोशनी या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग से कोई लेना देना नहीं रखता। हाँ, यही तो मुश्किल है। ये इंटरैक्ट ही नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, न लाइट छोड़ता है, न सोखता है, न रिफ्लेक्ट करता है। और ये कितना है ब्रह्मांड में? आंकड़े तो मैंने देखे, दिमाग घुमा देते हैं। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही वो नॉर्मल मैटर है जिसे हम जानते हैं, तारे, ग्रह, हम, आप। सिर्फ 5%? हाँ, और लगभग 27% डार्क मैटर है। बाकी बचा हुआ 68% तो डार्क एनर्जी है। वो एक और बड़ी मिस्ट्री है। उफ, तो ये 27% डार्क मैटर आखिर बना किससे है? क्या अंदाजा है कुछ? देखिए, पक्का तो किसी को नहीं पता, पर कुछ उम्मीदवार हैं, जैसे विम्स। हाँ, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, मतलब भारी कण जो सामान्य पदार्थ से बहुत कमजोर तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। लगभग भूत की तरह आर पार निकल जाते हैं। अच्छा। फिर एक्सियन है, स्टेराइल न्यूट्रिनो है, पर ये सब अभी कागज पर ही है, सिद्धांत है। तो इन्हें खोजने की कोशिशें हो रही होंगी? अरे हाँ बिल्कुल, दुनिया भर में बड़े बड़े डिटेक्टर लगे हैं जमीन के बहुत नीचे, जैसे एक्सन 1T का नाम आता है। कोशिश ये है कि बाकी सब रेडिएशन से बचकर शायद डार्क मैटर का कोई कण डिटेक्टर के किसी एटम से टकरा जाए और हम उसे पकड़ लें। बहुत मुश्किल काम है। सीधा सबूत भले न हो, पर इसके होने के और भी इशारे हैं। इन दस्तावेजों में ग्रेविटेशनल लेंसिंग का जिक्र बार बार है। वो क्या है? हाँ, ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक बहुत मजबूत इनडायरेक्ट सबूत है। आइंस्टाइन ने बताया था ना कि भारी चीजें अपने आसपास स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। हाँ, जैसे चादर पर भारी गेंद रखने से चादर मुड़ जाती है। बिल्कुल। तो जब डार्क मैटर का कोई बहुत बड़ा झुंड हमारे और किसी दूर की आकाशगंगा के बीच आता है, तो वो डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण उस पीछे वाली आकाशगंगा से आने वाली रोशनी को मोड़ देता है, एक अदृश्य लेंस की तरह। ओह, तो हमें उस पीछे वाले गैलेक्सी की तस्वीर बिगड़ी हुई दिखती है। हाँ, खींची हुई अजीबोगरीब शक्लें दिखती हैं। इससे हमें पता चलता है कि बीच में कोई अनदेखा वजन मौजूद है, भले ही वो दिख ना रहा हो। इसका कोई अच्छा उदाहरण? बुलेट क्लस्टर, वो एक क्लासिक केस है। 2 गैलेक्सी क्लस्टर आपस में टकराए, टक्कर के बाद जो नॉर्मल मैटर था, मतलब गैस, वो बीच में टकराकर धीमा हो गया और गर्म हो गया, लेकिन एक्सरे में दिखा। और डार्क मैटर वो तो एक दूसरे से इंटरैक्ट करता नहीं, तो वो आर पार निकल गया। ग्रेविटेशनल लेंसिंग से उसका पता चला।
तो गैस एक जगह रह गई और डार्क मैटर का वजन कहीं और निकल गया। इससे साफ हो गया कि डार्क मैटर कोई गुरुत्वाकर्षण का बदलावा रूप नहीं, बल्कि असल में एक अलग चीज है। अच्छा, ये तो काफी कन्विंसिंग लगता है। वैसे कुछ वैकल्पिक सिद्धांत भी तो हैं, जैसे मॉन्ड, क्या वो इसे नहीं समझा सकते? सही सवाल है। मॉन्ड यानी मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स जैसे सिद्धांत ये कहते हैं कि शायद डार्क मैटर है ही नहीं। अच्छा, तो फिर उनका कहना है कि शायद न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम ही बहुत बड़े स्केल पर या बहुत कम एक्सेलरेशन पर बदल जाते हैं, और ये कुछ हद तक गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स को समझा भी पाते हैं बिना डार्क मैटर के। लेकिन वो बुलेट क्लस्टर जैसी चीजों को या पूरे ब्रह्मांड की बड़ी संरचना को या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के पैटर्न को उतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाते जितना डार्क मैटर मॉडल समझाता है। तो ज्यादातर वैज्ञानिक अभी भी डार्क मैटर वाले मॉडल को ही मानते हैं। हाँ, फिलहाल तो यही सबसे कामयाब थ्योरी है जो ज्यादातर अवलोकनों को एक साथ समझा पाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो डार्क मैटर भले ही अब तक हमारी सीधी पकड़ से बाहर है, अदृश्य है, रहस्यमयी है, लेकिन ये सिर्फ कोई खाली जगह भरने वाली चीज नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे ये वो अदृश्य ढांचा है, वो मचान है जिस पर हमारा ब्रह्मांड बना है। आकाशगंगाएं इसी के सहारे बनी टिकी हुई हैं। इसके बिना हमारी समझ अधूरी है। वाकई ये सोचना ही कमाल है कि हम उन चीजों का अध्ययन करके जो सीधे दिखती भी नहीं, ब्रह्मांड के इतने बड़े रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि इन स्रोतों से जाहिर है, ये खोज अभी पूरे जोरों पर है। न जाने कब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाए। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। अगर डार्क मैटर सच में सामान्य पदार्थ से लगभग कोई इंटरैक्शन नहीं करता, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि अभी इसी पल खरबों खरबों डार्क मैटर कण हमारे चारों तरफ से, हमारे कमरों से, हमारे शरीर से बिना रुके आर पार गुजर रहे हों? और हमें इसकी भनक तक ना लगे। हाँ, बिल्कुल।